आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल साइकिल का हमने प्रोसेस पढ़ा, उसमें हमने एस फेज़ पढ़ा। एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही थी। तो रेप्लिकेशन इटसेल्फ क्या है? डीएनए अपने ही जैसी एक कॉपी बना लेता है, उसको हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो किस तरह से रेप्लिकेशन होती है? बहुत अरसा पहले जब वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया था, उस वक्त की ये बात है कि डिफरेंट साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस पेश किए कि किस तरह से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो 3 हाइपोथेसिस मेनली सबसे पहले सामने आए। उनमें से सबसे पहला हाइपोथेसिस है कंजर्वेटिव मॉडल या कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। अब वर्ड जो है कंजर्वेटिव, इससे हमें पता चल रहा है कोई चीज़ कंजर्व रहेगी, टूटेगी नहीं, बल्कि अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किए रहेगी, कंजर्व करके रखेगी। तो इस मॉडल में इसके नाम से ही पता चल रहा है डीएनए का जो पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए कहते हैं उस डीएनए के पार्ट को जो ऑलरेडी मौजूद है, एंड न्यू डीएनए को हम न्यू डीएनए या फिर किसी भी और नाम से डॉटर डीएनए भी बोल देते हैं। तो पेरेंट डीएनए एक्चुअली वो डीएनए है जो ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी रेप्लिकेशन होनी है। तो इस कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक एक डीएनए अपनी जैसी एक कॉपी बना लेता है, उसके अंदर बनने वाले दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन वो अलग मटेरियल से बने होंगे। अब ये बनते कैसे हैं? ये हमारे पास स्ट्रैंड है वो अनजिप होगा, यानी कि ओपन हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। हम जानते हैं डीएनए इस डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए हैं। ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड्स के सामने ये बनेगा, इसको देखकर इस जैसा मॉलिक्यूल ये स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही बाइंडिंग होगी तो पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़कर पुराने पेरेंट डीएनए टाइप का बना देंगे, और न्यू डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में जुड़कर न्यू डीएनए बना देंगे। ठीक है, ये तो था कंजर्वेटिव मॉडल। सेकंड हमारे पास जो मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। अब ये डिस्पर्सिव मॉडल क्या कह रहा है? इस नाम से जाहिर हो रहा है कोई चीज़ डिस्पर्स होगी, यानी कि टूटेगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ, इसमें बिल्कुल मैं आपको आम अल्फाज में समझा देती हूँ कि ये एक डीएनए है हमारे पास, जिसको पेरेंट डीएनए भी हम कह सकते हैं। ये डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और ऐसे मीडियम में या सेल में जहाँ पे ऑलरेडी कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब होगा क्या कि ये सेल के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, नए बनने वाले न्यूक्लियोटाइड और पुराने पेरेंट डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपस में रेप्लिकेशन होगी। आपस में क्या होगा? इंटरमिंगली जो है वो जुड़ जाएंगे। कोई ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। आप देख रहे हैं एक तरफ ब्लू और ऑरेंज दोनों मिक्स करके जुड़े हुए, तो दो जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे वो मिक्सचर ऑफ द टू होंगे। अब मिक्सचर किस तरह का मिक्सचर होगा? जिसमें हर एक स्ट्रैंड में, हर दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में मिक्सचर ऑफ द पेरेंट एंड द न्यू डीएनए पाया जाएगा डिस्पर्स फॉर्म में, मतलब कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होगा। तो खैर ये दोनों मॉडल जो हमने पहले पढ़े, डिस्पर्सिव मॉडल एंड कंजर्वेटिव मॉडल, ये दोनों फॉल्स कर दिए गए, ये सही नहीं थे। फिर इसके बाद वाटसन एंड क्रिक जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया, उन दोनों ने मिलकर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया। अब ये मॉडल क्या कहता है? सेमी कंजर्वेटिव के नाम से पता चल रहा है, सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव कंजर्व रहेगा जो नहीं टूटेगा, हाफ कंजर्व रहेगा क्या? पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ आ डीएनए। अब यहाँ पे हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है पेरेंट डीएनए, इसने खुलना है, अनवाइंड होना है। ये एक स्ट्रैंड हमारे पास आ गया और ये सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए। फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए से हमारे पास न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। इसी तरह दूसरे डीएनए के पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड से सेकंड डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा जो हूबहू उस जैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बल्कि कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद उलट है। अगर यहाँ पर हमारे पास एडेनिन है तो एडेनिन के साथ हमेशा हमें मालूम है कौन सी चीज़, कौन सा जो नाइट्रोजीनस बेस है वो बाइंड करता है, वो थाइमीन करेगा। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा, अगर इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन होगा, इधर
थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन होगा। तो इस सीक्वेंस के साथ जो है हमेशा बाइंडिंग होती है। तो ये पेरेंट डीएनए एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड आपस में बाइंड हो जाएंगे। इस तरह से जो डीएनए हमारे पास आफ्टर रेप्लिकेशन बनेगा उस डीएनए में मिक्सचर ऑफ द 2 डीएनए होगा, यानी कि हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल में पिछला पेरेंट डीएनए भी होगा, जिसकी वजह से पेरेंट डीएनए के मैसेजेस जो हैं वो कंजर्व रहेंगे, और न्यू डीएनए भी होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द पेरेंट डीएनए होगा, बिल्कुल इस तरह से एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब जब इस डीएनए न्यू डीएनए की मज़ीद रेप्लिकेशन होगी तो ये अपने पेरेंट जैसा बन जाएगा, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, बिल्कुल उलट यानी कि है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पेश तो कर दिया गया लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया गया। इसकी एक्सपेरिमेंटली जो डिस्कवरी है या इसका प्रूफ जो है ये 2 मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे। उनका नाम है मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। 1958 में इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सल्फ़र रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करके इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया था। यहाँ तक तो हमने हाइपोथेसिस देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक आ रहा है रेप्लिकेशन का प्रोसेस इटसेल्फ कैसे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट 1 और मोर देन 1 साइड्स ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने ये एक ब्लू डीएनए बनाया है, उसके अंदर ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। अब ये एक से ज़्यादा जगह बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा बाद में। तो अब एक स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड बन रहा है, हर एक पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे, इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है किसी एक जगह से स्पेसिफिक स्टार्ट नहीं होता, ये एक जगह पे भी हो सकता है, एक से ज़्यादा जगह पे भी हो सकता है। और कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब वो स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि एंजाइम जहाँ पे आके बाइंड हो सकता है। एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजेनियस बेस पे ही आके अटैच होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर के डीएनए में AUG वाला सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है तो ही वहाँ पे जाके इनिशिएशन होगी रेप्लिकेशन की। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक, अब हम देख लेते हैं एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसके बगैर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब इसके नाम को देख लेते हैं। डीएनए ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए से डीएनए को बना रहा है। तो डीएनए बन रहा है हमारे पास, तो इसलिए डीएनए का वर्ड आ गया। पोली मीन्स मैनी, मरेज बनाने वाला, 3 नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि इस जैसे और भी बहुत से एंजाइम हैं, 1 2 3, तो 3 स्पेसिफिक हमने इसको नाम दे दिया। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए से डीएनए की कॉपी, बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है। उस एंजाइम को हमने डीएनए पॉलीमरेज 3 कह दिया है। ये करता क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे ये बन रहा है। ये देखें यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको पेरेंट स्ट्रैंड भी कहते हैं, जिसको टेम्पलेट कहेंगे जो नमूने के तौर पे रखा गया, जिसको देखकर जो है नया स्ट्रैंड बनेगा उसको हम न्यू स्ट्रैंड कहेंगे। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारे पास, इसको देखकर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो दरअसल कैसे बनेगा? वो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे पहले, उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उलट। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन लेकर आएगा और जोड़ेगा? वो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नीचे ये बात आ गई है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 के बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। आमतौर पे बैक्टीरिया में एशेरिकिया कोलाई, स्पेशली एशेरिकिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है यूज़ होता है न्यूक्लियोटाइड की एडिशन के लिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 भी बहुत अहमियत रखता है। ये सपोर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस को जो बन चुकी होती हैं, सपोर्टिंग रोल जी इसका डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है प्राइमेज।
डीएनए पॉलीमरेज कभी भी एकदम से डीएनए को ओपन नहीं खुद से कर सकता या फिर न्यूक्लियोटाइड की एडिशन खुद से नहीं कर सकता। तो उसको करने के लिए उसको अपना काम करने के लिए पहले कोई एक हेल्पर रिक्वायर्ड होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह जो पढ़नी है वो डीएनए पॉलीमरेज की किसने पढ़नी है? प्राइमेज एंजाइम ने। प्राइमेज एंजाइम करता क्या है? ये 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो है ऐड करता है। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। उस 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड आरएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम? आरएनए प्राइमर। जब ये आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम बना देगा, उस प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 कहीं भी खुद ही से अटैच नहीं होता, ये हमेशा आरएनए प्राइमर के आगे ही अटैच होता है। आरएनए प्राइमर अगर लगा होगा, जो कि प्राइमेज लगाता है, तो ही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है अपना काम करेगा, परफॉर्म करेगा, अपना फंक्शन फुलफिल करेगा। ओके, अब ये जो प्राइमर है हमारे पास, ये पहले ये सीक्वेंस है 10 न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मुराद है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज नहीं बल्कि राइबोज शुगर होगी इसके न्यूक्लियोटाइड में, और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा नाइट्रोजीनस बेसिस में। तो बाद में जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो आरएनए जो प्राइमर है वो रिप्लेस हो जाएगा डीएनए से, यानी कि डी राइबोज की जगह हम डीऑक्सीराइबोज कर देते हैं, और जहाँ पे यूरेसिल होगा आरएनए में, वहाँ पे थाइमिन लगा दिया जाता है। तो ये 2 एंजाइम हमारे पास आगे हैं जो काम को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड एंजाइम हमारे पास हेलिकेज। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए से निकला है, इसका नाम हेलिकेज। ऐसा एंजाइम जो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन कर दे, जो उसको अनवाइंड कर दे, जो उसको खोल दे, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? हेलिकेज कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये डीएनए बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं इसके दोनों स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड, पेरेंटल डीएनए हेलिक्स, इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इसको ओपन कर दिया मैंने, एक ये उधर जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। इसको किसने ओपन किया है जी? एक एंजाइम ने। ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज एंजाइम। ओके, फोर्थ एंजाइम हमारे पास है डीएनए लाइगेज। ये नाम से पता चल रहा है लाइगेट करेगा, जोड़ेगा। किसको लाइगेज करेगा, किसको जोड़ेगा? डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, हमने ये बात ऊपर भी पढ़ी है यहाँ पर, कि फ्रैगमेंट्स की सूरत में जो है न्यू स्ट्रैंड बनता है। अब ये जो न्यू फ्रैगमेंट बने हैं, इनको आपस में जोड़ना होता है ताकि पूरे का पूरा एक स्ट्रैंड बन सके, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड। तो वो जोड़ने का जो अमल है वो डीएनए लाइगेज करता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अपने राइट साइड से हम शुरू करेंगे। ये पेरेंटल डीएनए हेलिक्स है, इसकी एक साइड 3 to 5 और दूसरी 5 to 3 होती है। हमें ये बात मालूम है जो कि वाटसन क्रिक ने दी थी। अब ये पेरेंटल डीएनए जो है हेलिकेज एंजाइम इसको खोल देगा, अनवाइंड कर देगा। इसका एक स्ट्रैंड जो है 3 वाला उधर को चला जाएगा और 5 वाला नीचे को चला जाएगा, यानी कि ये खुल गया। अब ये एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। स्पून एंड फॉर्क जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये है फॉर्क। ये एरिया जो है, ये जो वी शेप्ड है, इसको हम कहते हैं फॉर्क। अब हमारे पास जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, वो दोनों एक स्ट्रैंड से और एक स्ट्रैंड से अटैच हो जाएगा और न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है हमेशा न्यूक्लियोटाइड की एडिशन 5 to 3 डायरेक्शन में करता है। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड हमारे पास, ये पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड जो मैंने ब्लू में बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये 3 एंड है, तो इसके साथ बनने वाला जो स्ट्रैंड होगा वो 5 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उलट होते हैं। ये 5 से स्टार्ट होगा तो 5 to 3 ट्रैवल करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज 3 भी जो है
हमारे पास वो 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड 3 एरिया में, ये 3 है जो मैंने ऑरेंज से दिखाया हुआ है, 3 एरिया में न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, ये 3 तो आप देख रहे हैं कि नया बनने वाला स्ट्रैंड जो कि ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया है, ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव कर रहा है। हेलिकेज इसको खोलता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है हमारे पास, ये 5 to 3 डायरेक्शन में बनता जाएगा। अब ऐसा न्यू स्ट्रैंड जो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्क बने, यानी कि फोर्क की डायरेक्शन की तरफ बनता जाए, उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि लीड कर रहा है किसकी तरफ, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। अब लेकिन हमारे पास जो दूसरा पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, ये चल रहा है और चलते ये ब्लू कलर वाला आपने देखना है, ये 5 एंड है। और हमें ये बात मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑरेंज से दिखाया हुआ है, ये हमेशा 3 पोजीशन में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, यानी कि 5 to 3 पोजीशन में ये चलेगा। अब 5 to 3 ये यूँ नहीं जा सकता, यानी कि रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ नहीं जा सकता, तो इसने इस तरफ मूव करना है, तो अब इस तरफ मूव करने से मुराद है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि एप्लीकेशन फोर्क से उलट डायरेक्शन में जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 हमारे पास आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे था, इसने इतना सा सेगमेंट बनाया, फिर ये यहाँ पे आ गया, इसने ये सेगमेंट बनाया, फिर इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा और इसको यहाँ पे ये बना देगा। तो ये कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जो न्यू स्ट्रैंड बने उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 3 5 to 3 डायरेक्शन में न्यू फ्रेगमेंट्स बनाएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें हमेशा कुछ सेगमेंट्स हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं, ये दूसरा ये सेगमेंट, तीसरा ये, चौथा ये आपस में बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ देगा, और ये आप देख रहे हैं फिर एक प्रॉपर न्यू डीएनए हमारे पास बन गया है, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ओबे कर रहा है, जिसमें दोनों का कम्बिनेशन या मिक्सचर पाया जाता है। अब डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये सपोर्ट कर रहा है जब तक कि लाइगेज का काम यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद लाइगेज यहाँ आ जाएगा और इसको भी जोड़ देगा, तो ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। अब ये जो सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के लैगिंग स्ट्रैंड में बने हैं, जो कि लीडिंग में नहीं बनते, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंट जो हैं ये हमारे पास यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। यूकैरियोट्स में ये 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का आपको पता चल गया कि ये हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में एक सीक्वेंस में हमारे पास जो कुछ फ्रेगमेंट बने हैं कई सारे न्यूक्लियोटाइड के, उनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन भी लिख दी है। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड जो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क जाए और ये हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करेगा, इसमें सेगमेंट्स वगैरह नहीं बनेंगे। हेलिकेज एंजाइम खोलता जाएगा पेरेंट डीएनए को और ये इस तरह से इस तरफ मूव करता जाएगा। ठीक, लैगिंग स्ट्रैंड वो जो हमारे पास अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क मूव करे, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं बनता, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है। एक फ्रेगमेंट बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, तो ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, डिसकंटिन्यूअसली बनता है। बाद में डीएनए लाइगेज जो है इसको, इन फ्रेगमेंट्स को, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है। तो ये है हमारा रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक।